इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर वत्सन ने अपने बेटे को गोडाउन से कमाया हुआ इनकम ट्रांसफ़र कर दिया है विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन। एसेट को ट्रांसफ़र नहीं किया है बल्कि एसेट से कमाए हुआ इनकम को ट्रांसफ़र किया है। तो इस तरह के केस में रेंटल इनकम किससे चार्ज होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन है सेक्शन 60 एक्सप्रेसली स्टेट्स दैट वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम एन एसेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट इटसेल्फ। मार्क द वर्ड्स, वेयर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम एन एसेट without transfer of asset itself, such income shall be included in the total income of the transferor. Hence the rental income derived from the godown shall be clubbed in the hands of Mr. Watson. तो वो इनकम चार्ज होगा मिस्टर वत्सन से। जब भी हम लोग इनकम ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट इटसेल्फ, तो उस तरह का इनकम ट्रांसफ़र के हाथों में क्लब्ड हो जाता है। इस केस में मिस्टर वत्सन के हाथों में क्लब्ड हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कह रहा है कि मिस्टर ए 25% वोटिंग पावर होल्ड करता है एक्स लिमिटेड का, और एक्स लिमिटेड में ही मिसेस ए काम करती है, मिस्टर ए की वाइफ, एज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। सैलरी है 30,000 पर मंथ। सी इज़ हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, क्वालिफाई भी नहीं करती है जॉब के लिए, बट काम कर रही है। अदर इनकम है मिस्टर ए और मिसेस ए का 7 लाख और 4 लाख। आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है मिस्टर ए का और मिसेस ए का। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्लबिंग का प्रोविजन कहता है कि अगर मिस्टर ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में और उसी कंपनी में उसकी वाइफ काम कर रही है विदाउट एनी प्रोफेशनल कैपेसिटी, विदाउट एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो वाइफ का इनकम हस्बैंड के इनकम में क्लब्ड हो जाएगा। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तब होता है जब मिस्टर ए यानी हस्बैंड 20% इक्विटी शेयर या फिर वोटिंग पावर होल्ड करे कंपनी का। तो यहाँ पर तो कर ही रहा है। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। Mr. A holds shares carrying 25% voting power in X Limited, that is a substantial interest in the company. His wife is working in the same company without any professional qualification for the same. Thus, by the virtue of clubbing provisions of the Act, the salary received by Mrs. A from X Limited will be clubbed in the hands of Mr. A. तो अगर हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे मिस्टर ए का, तो उसमें मिस्टर ए का इनकम जो है अदर इनकम वो आएगा 7 लाख, और मिसेस ए का जो इनकम है सैलरी वो भी आएगा। सैलरी का इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सैलरी माने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो 3,10,000 आता है। टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आता है मिस्टर ए का 10,10,000। मिसेस ए का अगर जीटीआई निकालेंगे तो सिंस इनका सैलरी तो क्लब हो गया था, तो बाकी जो बचा इनकम वही इनका जीटीआई हो जाएगा। तो जीटीआई मिसेस ए का होता है 4 लाख, क्योंकि 4 लाख इसका अदर इनकम था। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 में बोल रहा है कि क्या आपका आंसर डिफरेंट होता अगर मिसेस ए क्वालिफाइड फॉर द जॉब होती। तो हाँ, आंसर तो डिफरेंट होता, क्योंकि जब मिसेस ए क्वालिफाइड फॉर द जॉब होती तब क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं करता, एप्लीकेबल ही नहीं होता। उसी तरह से यहाँ सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, इफ मिसेस ए पोजेसेस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब देन द क्लबिंग प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अब ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें तो मिसेस ए का ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलता, पहले जो सैलरी वो उन्होंने कमाया था 3,60,000 माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज़ 3,10,000 प्लस अदर इनकम उनका था 4 लाख का। इसका मतलब 7,10,000 का ग्रॉस टोटल इनकम था मिसेस ए का, और मिस्टर ए का ग्रॉस टोटल इनकम हुआ 7 लाख, क्योंकि 7 लाख उनका अदर इनकम था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें मिस्टर बी 30% वोटिंग पावर एक्वायर करके रखा है वाई लिमिटेड का, और वाई लिमिटेड में ही मिसेस बी यानी मिस्टर बी की वाइफ काम करती है एज एन अकाउंटेंट, लेकिन वो नॉट क्वालिफाइड है जॉब के लिए, और उसका जो सैलरी है वो है 3,44,000। मिस्टर बी 30,000 का इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी भी रिसीव किया है, और मिसेस बी यानी मिस्टर बी की वाइफ एक हाउस प्रॉपर्टी ओन करती है और जिसको वो लेट आउट करके रखी है, उसमें से वो रेंट कमाती है 6,000 पर मंथ का। तो आप लोग को निकालना पड़ेगा जीटीआई ऑफ मिस्टर बी और मिसेस बी, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों का जीटीआई निकालना पड़ेगा असेसमेंट ईयर के लिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस मिसेस बी इज़ नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड फॉर द जॉब द क्लबिंग प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल। क्लबिंग यहाँ पर होगा क्योंकि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं थी और काम कर रही है वहाँ पर जहाँ पर उसका हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, दैट इज़ 20% वोटिंग पावर से ज़्यादा वोटिंग पावर था। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सैलरी तो क्लब हो जाएगा, मिसेस बी का सैलरी तो क्लब हो जाएगा मिस्टर बी के हाथों, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम होगा वो तो मिसेस बी के हाथों में ही आएगा, लेकिन मिस्टर बी के हाथों में मिसेस बी का सैलरी का इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो सैलरी कितना कमाई थी, सैलरी देखेंगे आप तो 3,40,000 कमाई थी, और ये कंप्यूटर लिखा था। कंप्यूटर लिखा था इसका मतलब कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लेस करके बताया है आपको। तो जब हम लोग मिस्टर बी का ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे तो इनकम फ्रॉम हेड सैलरी ऑफ मिसेस बी लिखेंगे 3,44,000 प्लस
मिस्टर बी का जो अपना इनकम था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ वो भी ऐड करेंगे 30,000, तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाएगा 3,74,000। अब मिसेस बी का अगर ग्रॉस टोटल इनकम निकाले तो सैलरी से तो इनका नील आएगा क्योंकि सैलरी तो क्लब हो गया है इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। अब एच पी का आएगा, एच पी का कितना आएगा, यहाँ पर देखिए जी ए बी है 6,000 इंटू 12, 6,000 इनका रेंट था पर मंथ, तो 6,000 इंटू 12 72,000, म्यूनसिपल टैक्स कुछ नहीं था तो नील है, तो यही इसका नेट एनुअल वैल्यू आ गया। नेट एनुअल वैल्यू आया तो हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का लेस कर देंगे, तब आएगा 5400, यही 5400 आता है ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस बी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर वैभव का एक प्रोप्राइटरी बिजनेस है जो कि वो स्टार्ट किया था 1/4/2018 को विथ कैपिटल 5 लाख। पहले साल में ही काम करके 2 लाख का लॉस कर लिया। फिर लॉस होने के बाद ऑब्वियसली उसकी वाइफ उसको सपोर्ट करेगी तो उसको पैसा दी वो 5 लाख का गिफ्ट दे दी 1/4/2019 पूरी एक साल बाद। फिर वो पैसा वो इन्वेस्ट किया और फिर अब वो जो प्रॉफिट अर्न किया वो 4 लाख का निकला। वाह, वाइफ तो लकी हो गई। तो क्वेश्चन में कहता है कि कितना अमाउंट क्लब्ड होगा इन द हैंड्स ऑफ मिसेस वैशाली, क्योंकि वैशाली ही तो उसको गिफ्ट दी और उसी गिफ्ट का अमाउंट से ही वो पैसा कमाया यानी प्रॉफिट कमाया, तो ये प्रॉफिट किसके हैंड्स में क्लब्ड होगा। तो कितना इनकम क्लब होगा इस चार्ट से समझेंगे। इस चार्ट में सबसे पहले तो 1/4/2019 का हम लोग कैपिटल देखें कि 1/4/2019 में क्या कैपिटल था। तो वैभव का कैपिटल था 3 लाख और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की मिसेस वैशाली 5 लाख, टोटल कैपिटल हो गया 8 लाख। अब यहाँ पर 3 लाख कैसे आया मिस्टर वैभव का कैपिटल, मिस्टर वैभव तो 5 लाख का कैपिटल लगाया था, लेकिन कैपिटल तो 5 लाख का लगाया था लेकिन लॉस तो हो गया ना 2 लाख, तो इसके पास बचा कितना होगा 1/4/2019 को, बस 3 लाख। 3 लाख से ही ना वो आगे का बिजनेस का जो भी प्रॉफिट कमाएगा, और वो 3 लाख उसके पास था और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी उसकी वाइफ 5 लाख था, टोटल 8 लाख था। इसमें जब वो प्रॉफिट कमाया 4 लाख का तो ये 4 लाख को वो अपोर्शन कर देगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। जो पहला दिन है साल का उसमें जितना कैपिटल था उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर देगा। जैसे ही डिवाइड कर दिया जो भी अपोर्शन हुआ, जो भी एलोकेट हुआ वैशाली को, वही वैशाली के हाथ में क्लब्ड हो जाएगा। देयरफॉर द इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेस वैशाली फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021 इज 2.5 लाख, 4 लाख इंटू 5/8। तो क्वेश्चन में एक और पार्ट था कि क्या होता अगर मिसेस वैशाली लोन बोल के पैसा देती ना कि गिफ्ट बोल के, तब क्या होता, तब क्या क्लबिंग अट्रैक्ट होता। तो इन केस मिसेस वैशाली gave the said amount of 5 लाख एज ए बोनाफाइड लोन देन क्लबिंग प्रोविजन वुड नॉट बी अट्रैक्टेड। यहाँ पर एक नोट दे दिया है, नोट में कह रहा है कि यहाँ पर प्रोविजन ऑफ 56(2)(10) अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि जब हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं तो रिलेटिव को दे रहे हैं, रिलेटिव से ले रहे हैं, और रिलेटिव के केस में 56(2)(10) अप्लाई नहीं करता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मिसेस कस्तूरी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी ABC कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर दिया है। शर्त ये है कि जो भी रेंटल इनकम आएगा उसमें से 36,000 शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। अपना बहू के लिए यूज़ होगा 36,000 का इनकम, जो भी रेंटल इनकम आएगा उससे। अब मिसेस कस्तूरी कह रही है कि जो 36,000 जो कि सन्स वाइफ यूटिलाइज़ कर रही है वो उसके इनकम में क्लब नहीं होना चाहिए। मिसेस कस्तूरी का इनकम में क्लब नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अब मालकिन नहीं रही वो प्रॉपर्टी की। तो इस केस में आपको बताना है कि मिसेस कस्तूरी सही कह रही है कि नहीं कानून की आंखों से। तो सॉल्यूशन है क्लबिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इन केस ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लबिंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड इन केस ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली otherwise than for adequate consideration to any person to the extent to which the income from such asset is for immediate or deferred benefit of son's wife. Such income shall be included in computing the total income of transferor individual. Therefore, income of 36,000 meant for the benefit of daughter-in-law is chargeable to tax in the hands of transferor, Mr. Kasturi in this case. The contention of Mrs. Kasturi is hence not valid in law. इसका अर्थ कि क्लबिंग प्रोविज़न अट्रैक्ट होगा अगर आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली या क्रॉस ट्रांसफ़र किया है और बेनिफिट पहुंच रहा है सन्स वाइफ को या सन को, उस केस में क्लबिंग अट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर ए का 3 माइनर चिल्ड्रन है, 2 ट्विन डॉटर्स है और एक सन है। जो ट्विन डॉटर्स है उनका इनकम है 2,000 पर एनम और जो सन है उनका इनकम है 1,200 पर एनम। आपको कंप्यूट करना है इनकम जो कि क्लब होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। तो जब भी बच्चे का इनकम क्लब होता है तब जो पेरेंट्स के हाथों में क्लब हो रहा है उसको 1,500 का एग्जाम्पशन मिल जाता है। तो सिंस यहाँ पर ट्विन माइनर डॉटर थी तो उनका इनकम कितना होगा 2,000 इंटू 2 यानी 4,000 और उसमें इनको एग्जाम्पशन मिलेगा 1,500 करके दोनों में, तो 1,500 इंटू 2 3,000 का एग्जाम्पशन मिल गया, तो 1,000 क्लब होगा डॉटर्स के केस में, और सन के केस में
1200 इनका सन कमाता था, जिसमें कि 1500 तक हम लोग देते हैं एग्जाम्पशन। तो यहाँ पर 1500 तक नहीं था, तो 1200 का 1200 एग्जाम्प्ट हो गया। तो कितना इनकम क्लब होगा मिस्टर ए के हाथों में? 1000। अब यहाँ पर स्टडी मटेरियल में नोट दिया गया है कि ये अज्यूम किए हैं कि चारों बच्चे जो हैं वो माइनर चिल्ड्रन हैं, और ये जो बच्चे का जो इनकम है वो ना ही मैनुअल वर्क से कमाया है इन्होंने, ना ही स्किल से कमाया है, और ना ही स्कॉलरशिप है, और ना ही डिसेबिलिटी के कारण हुआ है। क्योंकि अगर वो सब केस होगा तब तो क्लब नहीं होगा। इसीलिए वो सब अज्यूम किया है कि वो सब केस नहीं है, 3 केस नहीं है, एमएचडी नहीं है, मैनुअल वर्क से नहीं कमाया है, स्किल से नहीं कमाया है, और डिसेबिलिटी की वजह से नहीं कमाया है। उसके बाद तीसरा लिए हैं कि मिस्टर शर्मा का जो इनकम है वो मिसेस शर्मा से अधिक है, क्योंकि जिस पेरेंट का इनकम अधिक रहता है उसी के हाथों में क्लब्ड होता है। इस वजह से ये वाला अजम्पशन भी यहाँ पर लिए हैं। और अगला लिए हैं, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर इन विच क्लबिंग प्रोविजन आर अट्रैक्टेड। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ग्रॉस टोटल इनकम दिया है मिस्टर ए मिसेस ए का, और कुछ कुछ डिटेल्स भी दिया है। सैलरी इनकम कंप्यूटेड ऑफ मिसेस ए का सैलरी इनकम दिया है 2,30,000। ये कंप्यूटेड है, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर ए का प्रोफेशन से कितना इनकम है? 3,90,000। इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, कंपनी के डिपॉजिट से माइनर सन जो इनकम कमाया है वो 15,000 का है। फिर स्पेशल टैलेंट से माइनर डॉटर सी 32,000 कमाई है। फिर बैंक से इंटरेस्ट मिला है सी को ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ हर स्पेशल टैलेंट। स्पेशल टैलेंट से कुछ वो कमाया था, उसको वो बैंक में डिपॉजिट करके फिर इंटरेस्ट कमाया है 3,000 का। और गिफ्ट रिसीव किया है सी मिसेस ए का फ्रेंड से। और आपको कंप्यूटेशन निकालने बोला है। डिटेल्ड कंप्यूटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ब्रीफ वर्किंग बोला है करने के लिए। तो यहाँ पर क्लबिंग तो अट्रैक्ट होगा कुछ कुछ केस में, कुछ कुछ केस में नहीं होगा। लेकिन जो माइनर बेटा बेटी जो है, इसका इनकम किसके हाथों में क्लब होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? जिस पेरेंट का इनकम हायर रहता है उसी पे क्लब होता है। तो यहाँ पर देखिए, मिसेस ए का इनकम कम है, मिस्टर ए का इनकम ज़्यादा है, 3,90,000 ज़्यादा है, तो मिस्टर ए का ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होगा क्लबिंग। लेकिन क्लबिंग कब कब होगा ये देखना ज़रूरी है। तो इस चार्ट को देखिए, कंपटीशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 3,90,000। अब इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, जो कंपनी डिपॉजिट से जो इनकम कमाया है माइनर सन बी, वो क्लब होगा 15,000 माइनस एग्जाम्पशन ऑफ 1500। जब भी क्लब होता है बेटा बेटी का इनकम, तो 1500 का एग्जाम्पशन मिलता है पेरेंट्स को, और उन्हीं उसी पेरेंट को मिलता है जिसके हैंड्स में क्लब हो रहा है। तो यहाँ पर माइनर सन बी जो कंपनी ऑडिट से कमाया वो तो क्लब हो गया, लेकिन 1500 का एग्जाम्पशन के साथ। अब जो इनकम माइनर डॉटर सी कमाई थी वो स्पेशल टैलेंट से कमाई थी, और जहाँ स्पेशल टैलेंट होता है वहाँ क्लब नहीं होता है। फिर गिफ्ट का बात करें तो गिफ्ट मिला था सी को, माइनर डॉटर सी को गिफ्ट भी मिला था, लेकिन ये गिफ्ट 50,000 क्रॉस नहीं कर रहा है, इसीलिए ये भी टैक्सेबल नहीं है। अब सिंस टैक्सेबल ही नहीं है तो क्लब ही नहीं हो पाया, तो यहाँ क्लब नहीं हुआ। अब माइनर डॉटर को एक इंटरेस्ट इनकम भी था बैंक से, जो वो कमाई थी स्पेशल टैलेंट से, उस पैसे को वो जमा करी थी बैंक में और बैंक से इंटरेस्ट मिला था। तो अब जो इंटरेस्ट मिला है ये इंटरेस्ट क्लब्ड होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। स्पेशल टैलेंट से कमाएगा तो नहीं होगा क्लब्ड, लेकिन स्पेशल टैलेंट से जो पैसा कमाया उस पैसा को इन्वेस्ट करके पैसा और कमाया इंटरेस्ट से, तो उस इंटरेस्ट का क्लबिंग होगा। इसीलिए यहाँ इंटरेस्ट का क्लबिंग हुआ 3,000 का। तो माइनर डॉटर सी का इनकम जो था 3,000, वो क्लब हो जाएगा मिस्टर ए के हाथों 1500 का एग्जाम्पशन के साथ। तो 3,000 माइनस 1500, 1500 क्लब हो गया। क्लबिंग के बाद ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर ए का बनता है 4,05,000। यही आपको निकालना था। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर शर्मा का 2 बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चियां का क्या क्या इनकम है? एक का 9,000, एक का 4,500। और जिसका 4,500 इनकम है वो सफ़र कर रही है एक डिसेबिलिटी के साथ। और 2 बच्चे भी हैं, उन बच्चे का कितना इनकम है? 6,200 और 4,300। बोला कि क्लब्ड कितना होगा? तो क्लब्ड तो सबका होगा 1500 का एग्जाम्पशन के साथ, लेकिन एक डॉटर को छोड़ के, जिस डॉटर का इनकम इसलिए है क्योंकि वो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही है, तो उसको छोड़ के बाकी सारा का इनकम क्लब्ड होगा 1500 का एग्जाम्पशन के साथ। तो पहला डॉटर का इनकम क्लब होगा कैसे? 9,000 उनका इनकम है, 1500 लेस करके 7,500 क्लब्ड होगा। और 2 बच्चे जो हैं, 2 बच्चे का इनकम कितना है? 6,200 प्लस 4,300, 10,500। इसको एग्जाम्पशन मिलेगा तो दोनों बच्चों का 1500 करके मिलेगा, तो क्लब होगा 7,500। तो टोटल इनकम जो कि क्लब होगा वो 7,500 प्लस 7,500, यानी कि 15,000 क्लब्ड होगा। अब याद रखिएगा एक बात को कि जो बच्ची जिसका इनकम 4,500 था और जो कि सफ़र कर रही थी डिसेबिलिटी के साथ, उसका इनकम को हम लोग क्लब नहीं किए हैं।
क्योंकि इनकम माइनर चाइल्ड का तब क्लब नहीं करते हैं जब MHD हो, मैनुअल वर्क से कमा रहा हो, एज फॉर स्किल से कमा रहा हो, डी से डिजेबल्ड हो। आशा करता हूँ कि आप थोड़ा धैर्य बांधेंगे और ये जो नोट्स लिखा हुआ है ये नोट्स को दोबारा से पढ़ लेंगे। ये नोट्स मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करी हुई है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में मिस्टर ए ने फिक्स डिपॉजिट कराया है 5 लाख का बैंक ऑफ इंडिया में, और बैंक को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि इसका जो इंटरेस्ट होगा 9% के हिसाब से वो क्रेडिट कर देना मिस्टर बी के अकाउंट में, जो कि बेटा है मिस्टर ए का। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि मिस्टर ए होल्ड करता है 75% प्रॉफिट शेयर इन पार्टनरशिप फर्म, जहाँ मिसेस ए कमीशन रिसीव करती है 25,000। मिसेस ए के पास कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर कहता है कि मिसेस ए को एक फ्लैट गिफ्ट किया है जिससे वो इनकम कमाई है 52,000। फिर कहता है कि मिस्टर ए गिफ्ट किया है 2 लाख अपने माइनर सन को, जो कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके इनकम कमाया है 20,000। इसके अलावा मिस्टर ए का जो माइनर सन है वो 20,000 कमाया है इन ए बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल एंड टैलेंट। आपको बताना है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, मिसेस ए और माइनर सन का। तो इस चार्ट से हम लोग निकालते हैं। तो टोटल इनकम निकालते समय हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सैलरी का, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, फिर PGBP का, एंड देन कैपिटल गेन का, और फिर अदर सोर्सेज का। तो सबसे पहले हम लोग इनकम अंडर द हेड सैलरी देखते हैं। तो सैलरी किसका था? सैलरी था मिसेस ए का 2,40,000। 2,40,000 हम लोगों ने लिख लिया मिसेस ए में, और पेंशन इनकम था मिस्टर ए का, तो वो मिस्टर ए का सैलरी में हम लोगों ने लिख लिया 1,20,000। अब दोनों में सैलरी में डिडक्शन मिलता है 50,000 का, तो दोनों में 50,000 का डिडक्शन हम लोगों ने लेस किया, तो सैलरी से इनकम आया मिस्टर ए का 70,000 और मिसेस ए का 1,90,000। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिंस गिफ्ट किया हुआ था तो क्लबिंग हो जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में जितना भी इनकम मिसेस ए का था वो मिस्टर ए में क्लब हो जाएगा, इसीलिए मिस्टर ए में 52,000 हम लोगों ने लिखा। इसके अलावे जो इंटरेस्ट कमाए थे फिक्स डिपॉजिट से वो तो हम लोगों ने ये इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि मिस्टर बी यानी कि मिस्टर ए का बेटा के पास क्रेडिट हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी तो क्लब होगा, तो ये भी क्लब होगा तो मिस्टर ए का इनकम में आएगा। तो मिस्टर ए का इनकम में हम लोगों ने इनर कॉलम में 45,000 लिख दिया। इसके अलावे जो कमीशन कमाई थी मिसेस ए पार्टनरशिप फर्म में, जहाँ पर मिस्टर ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, तो वो भी क्लब हो जाएगा 25,000 का, तो वो भी क्लब हो गया। तो टोटल में कितना क्लब हो गया? 70,000 का मिस्टर ए का केस में। अब इनकम कितना हुआ? मिस्टर ए का इनकम हुआ 192,000 और मिसेस ए का इनकम हुआ 190,000। अब बच्चा का इनकम यानी माइनर सन का इनकम क्लब होना है, तो किसके में क्लब होगा? जिसका इनकम हायर है। तो इस यहाँ पर किसका इनकम हायर है? मिस्टर ए का इनकम हायर है, तो इसमें क्लब होगा। अब बात करते हैं कि क्लबिंग होगा माइनर सन का इनकम, तो कौन सा क्लब होगा? माइनर सन का यहाँ पर 2 इनकम था। एक इनकम तो था जब मिस्टर ए ने अपने बेटे को 2 लाख का गिफ्ट दिया था और उस 2 लाख से जब 20,000 इन्वेस्टमेंट कमाए थे मिस्टर ए का बेटा, तो वो जो माइनर सन है वो तो क्लब होगा। लेकिन माइनर सन का एक और इनकम था 20,000 का, जिसको उसने कमाया था थ्रू स्किल एंड टैलेंट। जो स्किल एंड टैलेंट से कमाया था वो तो क्लब नहीं होगा। तो पहला जो 20,000 था वो क्लब होगा 1,500 का एग्जाम्पशन के साथ। तो किस में क्लब होगा? मिस्टर ए का इनकम में क्लब हो जाएगा 20,000 माइनस 1,500 का एग्जाम्पशन के साथ, तो 18,500। और 20,000 का जो इनकम माइनर सर कमाया था थ्रू हिज स्किल और टैलेंट की वजह से वो क्लब नहीं होगा, वो माइनर सन के हाथों में टैक्सेबल होगा। तो माइनर सन के कॉलम में हम लोगों ने लिख दिया 20,000। अब टोटल इनकम तीनों का निकल के आ गया कि इतना 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 है। इसके अलावे बहुत सारे नोट्स हैं, मैं ये अज्यूम करूँगा कि आप इस नोट्स को शांति से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको यही जानना है कि वहाँ पर आप कैसे लिखोगे नोट्स। हमने आपको समझा दिया प्रोविज़न के हिसाब से हमने कैसे ये सॉल्व किया, लेकिन ये चीज़ जो मैंने अभी तक इतना सारा कहा है ये सारे बात आपको नोट्स में लिख के बता के आनी है। तो एक बार आप फिर से पढ़ लो नोट्स को। इस क्वेश्चन को देखो, मिस्टर ए अपनी वाइफ मिसेस बी को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है 50 लाख का। अब मिसेस बी अपनी बहू को यानी मिसेस सी को यही चीज़ गिफ्ट कर देती है, और मिसेस सी यानी उसकी बहू लेट आउट के थ्रू कमाती है 25,000 पर मंथ। आपको टोटल इनकम निकालना है मिस्टर ए का और मिसेस सी का। क्लब होगा या नहीं होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द सेट प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हिज सन हस्बैंड ऑफ मिसेस सी? सॉल्यूशन देखते हैं। क्लबिंग तभी अट्रैक्ट होता है जब हम लोग वाइफ को या सन्स वाइफ को एसेट ट्रांसफ़र करते हैं और उस एसेट से वो इनकम कमाती है या इनकम कमाता है, उस केस में ही क्लबिंग होता है। यहाँ पर भी वही हुआ है लेकिन इनडायरेक्ट वे में हुआ है, तो ये भी यहाँ पर भी क्लबिंग होगा। पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 227(1) एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर अदर देन फॉर adequate consideration any house property to his spouse not being a transfer in connection with an agreement to live apart shall be deemed to be the owner of house property so transferred. Therefore, in this case, Mr. A
would be deemed owner of the house property transferred to his wife Mrs. B without consideration. फिर से पढ़ते हैं. Therefore, in this case, Mr. A would be the deemed owner of the house property transferred to his wife Mrs. B without consideration. अब important line, income arising to the son's wife from asset transferred directly or indirectly. Income arising to the son's wife from asset transferred directly or indirectly to her by an individual otherwise than for adequate consideration would be included in the total income of such individual. तो यहाँ पर जो लेट आउट प्रॉपर्टी से जो इनकम कमाई है 2,10,000. 2,10,000 कैसे आया? एक तो 25,000 कमा रही थी 12 महीना के लिए, तो 3 लाख आता है. 3 लाख माइनस 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे तो आएगा 2,10,000. तो 2,10,000 का जो इनकम कमा रही है लेट आउट प्रॉपर्टी से, ये क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए. ठीक है. इन दिस केस इनकम ऑफ 2,10,000 फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी अराइजिंग टू मिसेस सी being Mr. A's son's wife would be included in the income of Mr. A. In case the property was gifted to Mr. A's son, अगर Mr. A का सन को अगर हम देते हैं, सन्स वाइफ को नहीं, since the son is not a minor child, income of 2,10,000 from letting out of property gifted to the son would be taxable in the hands of the son. सिंस ये माइनर चाइल्ड को तो हम लोग नहीं दे रहे होते, अगर हम लोग माइनर चाइल्ड को नहीं दे रहे होते तो क्लबिंग नहीं होता और टैक्सेबल हो जाता इन द हैंड्स ऑफ सन. एडिशनल पैराग्राफ यहाँ पर ये है कि 56(2)(10) का जो प्रोविज़न है वो अट्रैक्ट नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि रिलेटिव से मिला है हम लोगों को गिफ्ट. अब वीडियो को थोड़ा पॉज करें और ये नोट दिया हुआ है, ये नोट को थोड़ा सा पढ़ ले. इस क्वेश्चन को देखते हैं. इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टरी बिजनेस है जो कि श्रीमती रानी ने स्टार्ट किया है और 1/4/2018 को उसका कैपिटल है 3 लाख का. फिर उसका हस्बैंड 10/4/2018 को 2 लाख का गिफ्ट देता है, जिसके थ्रू वो प्रॉफिट अर्न करती है 1.5 लाख का 2018-19 में. फिर 2019-20 आता है, फिर वहाँ पर वो प्रॉफिट अर्न करती है 3,90,000 का. आपको बताना है कि कितना इनकम क्लब्ड होगा इन द हैंड्स ऑफ रानीज हस्बैंड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021 विथ रीज़न. तो देखते हैं इसका आंसर इन्होंने किस तरह लिखा है. तो सबसे पहले लिखा है सेक्शन 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर इन क्लबिंग ऑफ इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल इफ द इनकम अर्नड इज फ्रॉम एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल. इफ द इनकम अर्नड is from the asset transferred directly or indirectly to the spouse of the individual otherwise than for adequate consideration. In this case, Srimati Rani received a gift of 2 lakh from her husband which she invested in her business. The income to be clubbed in the hands of Srimati Rani's husband for assessment year 2020-21 is computed as under. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैपिटल एज एट 1/4/2018. याद रखिएगा कैपिटल हमेशा हम लोग फर्स्ट डे का लिखते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर. तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में कितना कैपिटल था? 3 लाख श्रीमती रानी का. और कैपिटल कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड फर्स्ट दिन तो नहीं था, फर्स्ट दिन नहीं था, इसीलिए कैपिटल में हम लोगों ने नहीं लिखा. उसके बाद में इन्वेस्टमेंट ऑन 10/4/2018 आउट ऑफ द गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हर हस्बैंड लिखा हमने. तो हम लोगों ने देखा कि कितना कैपिटल है, 3 लाख है, 2 लाख है, टोटल 5 लाख है. अब प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख का 2018-19 के लिए. तो ये क्लब नहीं होगा. क्यों नहीं क्लब होगा? क्योंकि कैपिटल हम लोगों ने फर्स्ट डे का देखना था और जो भी प्रॉफिट आता है वो हम लोग कैपिटल का रेशियो में बांटते हैं. तो यहाँ कैपिटल का रेशियो में इसलिए नहीं बांट पाए क्योंकि कैपिटल था ही नहीं फर्स्ट डे में. फर्स्ट डे में कैपिटल बस 3 लाख का था, वो भी श्रीमती रानी का. कैपिटल कंट्रीब्यूशन हस्बैंड वाला नहीं था इसी केस में, इसीलिए हम लोग 1.5 लाख बस चला गया रानी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन में. अब हम लोग अगला साल यानी 2019 में जब निकाल रहे हैं, 2019 में कैपिटल श्रीमती रानी का कितना हो गया? 3 लाख जो पहले से था वो था, और जो प्रॉफिट कमाई 1.5 लाख का वो ऐड. श्रीमती रानी का कैपिटल हो गया 4.5 लाख का. अब हम लोग देखते हैं 1/4/2019 यानी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है. कैपिटल एम्प्लॉयड है श्रीमती रानी का 4.5 लाख और कैपिटल कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड 2 लाख. ठीक है. पिछले बार फर्स्ट डे में तो कैपिटल नहीं था, इसीलिए हम लोग कैपिटल का रेशियो में प्रॉफिट को नहीं बांटे. लेकिन अब इस साल फर्स्ट डे में कैपिटल है, हस्बैंड का कैपिटल है 2 लाख का और वाइफ का यानी श्रीमती रानी का कैपिटल है 4.5 लाख का. अब ये इनकम कमाया है, प्रॉफिट कमाया है 3,90,000 का. श्रीमती रानी अब प्रॉफिट कमाई है 3,90,000 का. तो ये अपोर्शन होगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. तो हम लोगों ने कर दिया. तो 1,20,000 क्लब हो जाएगा यहाँ पर मिस्टर हस्बैंड के हाथ में. क्वेश्चन को देखिए. इस क्वेश्चन में मिस्टर बी जो है वो करता है HUF का. आपको निकालना बोला टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी और मिसेस बी. चलिए हर आइटम्स को पढ़ते हैं और उसका टैक्स इम्प्लीकेशन बताते हैं आपको. सबसे पहला आइटम है इनकम फ्रॉम बी's प्रोफेशन. बी का प्रोफेशन से बी ने इनकम कमाया तो वो बी के हाथ तो टैक्सेबल हो जाएगा. दूसरा, मिसेस बी ने सैलरी लिया है एज ए फैशन डिज़ाइनर 76,000 का, तो ये मिसेस बी के हाथ तो टैक्सेबल हो जाएगा. माइनर सन डी ने इंटरेस्ट ऑन FD कमाया है
लेकिन ये जिस एफडी से कमाया है वो पैसा इसको गिफ्ट में मिला था बाय हिज अंकल। तो यहाँ पर इसने अपना मैनुअल वर्क से तो नहीं कमाया, स्किल से नहीं कमाया, डिसेबिलिटी के कारण तो नहीं कमाया, तो ये क्लब हो जाएगा। ये क्लब होगा उसके हाथों जिस पेरेंट का इनकम हायर है। यहाँ पर बी का इनकम हायर है इंक्लूडिंग माइनर चाइल्ड इनकम। माइनर चाइल्ड का इनकम इंक्लूड करके देखा जाए तो मिस्टर बी का इनकम ज़्यादा है, इसीलिए मिस्टर बी के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा जो भी माइनर सन डी का इनकम है। लेकिन याद रखिएगा जो माइनर सन डी का इनकम है 10,000, उसमें से आपको 1500 का एग्जाम्पशन भी मिल जाएगा। फिर अगला आइटम है माइनर डॉटर पी का अर्निंग है फ्रॉम स्पोर्ट्स। अब सिंस ये स्पोर्ट्स से कमाई है, इसका मतलब स्किल और टैलेंट से कमाई है, तो ये क्लब नहीं होगा। अगला आइटम है डी विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अब डी ने लॉटरी से कमाया है 1,95,000, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी, क्योंकि मिस्टर बी का इनकम हायर है मिसेस बी से, इंक्लूडिंग माइनर चाइल्ड का इनकम। अब यहाँ 1,95,000 क्लब नहीं होगा, 1,95,000 माइनस 1,500 का एग्जाम्पशन के साथ तब जाके वो क्लब होगा। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप बोर ना हुए हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य चाहिए होता है। तो मैं बहुत बड़ा खुश हूँ कि आप अभी तक अपना पेशेंस को बरकरार करके इस वीडियो में टिके हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा एफर्ट अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।